हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्मा वन पाई वन की गणना करना सीख लिया था। लघु आवन सूत्र क्या होता है, संगणित सूत्र क्या होता है, वो सारी बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे संकरण से, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और बहुत कम पढ़ना होता है हमको, है ना। मतलब अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो संकरण पढ़ते हो उसका 10% ही पढ़ना है हमको ऑर्गेनिक में। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में संकरण। अब संकरण होता क्या है, काफी सारी चीजें तो आप अकार्बनिक में पढ़ लेते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। कक्षकों के अंतर मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, संकरण बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे लिए, संकरण की परिभाषा, कक्षकों के अंतर मिश्रण को संकरण कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है। अब कक्षक कौन कौन से होते हैं, एस कक्षक होता है, पी कक्षक होता है, डी होता है, एफ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे काम का एस और पी है। हमें जो संकरण पढ़ना है वो 3 तरह के संकरण पढ़ने, एक एसपी, एक sp2, एक sp3। sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है और sp3 पढ़ना है। बस ये 3 हमें सीखने हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका उदाहरण ही हो गया एक तरह से। कक्षकों के अंतर मिश्रण को संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 कक्षक मिला दिए, एस और पी को मिला के मैंने यहाँ पे एक संकरित कक्षक बनाया sp। एस और 2 पी मिला दिए तो यहाँ पर जैसे एस और पी मिलाया तो 2 संकरित कक्षक बनेंगे, एस और 2 पी मिलाए तो 3 संकरित कक्षक बनेंगे, एस और 3 पी मिलाए तो 4 संकरित कक्षक बनेंगे। जितने कक्षक मिलाऊंगा उतने नए संकरित कक्षक बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये एस और पी से मिश्रण से बना है, ये एक एस और 2 पी के मिश्रण से बना है, ये एक एस 3 पी के मिश्रण से बना है। अब संकरण निकालने का कार्बनिक रसायन में बहुत शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट से अपन काम चलाएंगे। जब भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध मिले, यानी कि ये वाला कार्बन भी सारे के सारे सिग्मा बंध बनाता हो और ये वाला कार्बन भी सारे के सारे सिग्मा बंध बनाता हो, मतलब उस कार्बन के सारे बंध सिग्मा बंध हो, केवल एक बंध ही आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे sp3 संकरण। तब कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन एक भी पाइबंध बना लेता है, यदि कार्बन एक भी पाइबंध बना लेता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको मैं। अगर कार्बन 2 पाइबंध बनाता है, कितने पाइबंध, 2 पाइबंध बनाता है, तो उस केस में कार्बन का संकरण जो होगा sp होगा। यानी कि यहां से एक बात क्लियर हुई कि संकरण जो होता है वो परमाणु का होता है। यहां पर ये sp3 संकरण किसका है, इस कार्बन परमाणु का है। ये sp3 संकरण किसका है, इस कार्बन परमाणु का है। ये sp2 संकरण किसका है, इस कार्बन परमाणु का है। ये sp संकरण किसका है, इस कार्बन परमाणु का है। तो संकरण किसी यौगिक का नहीं होता, संकरण होता है किसी परमाणु का। बात समझ में आती है। अगर केवल सिग्मा बंध है तो sp3 होगा, एक पाइबंध आ गया तो sp2 होगा, और अगर 2 पाइबंध आ गए तो उस केस में sp संकरण होगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं अब आपको बताता हूं, है ना। sp कैसे आता है, sp2 कैसे आता है, sp3 कैसे आता है, और sp sp2 sp3 आने की वजह से ज्यामितियां कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, बंध कोण कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, वो सब संकरण से आता है। तो जुगाड़ तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे संकरण निकालना है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि sp कैसे आता है, sp2 कैसे आता है, sp3 कैसे आता है। वही पोज करेंगे, पोज करके नोट करेंगे, ठीक है ना। पोज करके नोट करना है। मान लो मैंने कार्बन लिखा और कार्बन की 4 संयोजकता बना दी और चारों संयोजकता पे हाइड्रोजन लगा दिया। कार्बन लिखा, कार्बन की 4 संयोजकता बना दी और चारों पे हाइड्रोजन लिख दिया। तो चारों सिग्मा बंध होने की वजह से इस कार्बन का संकरण मेरे जुगाड़ से तो मुझे पता है कि sp3 होगा। अब sp3 क्यों होगा, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। 6 का मतलब 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में होती है। किसमें होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने पर एक s का इलेक्ट्रॉन उचक के p के पास आ जाएगा। एक s का इलेक्ट्रॉन उचक के p के पास आ गया। ऐसा करने से बहुत फायदा होगा। यहाँ पे हालांकि s जो होगा वो नाभिक के पास में रहता है, तो उसको उचकाने के लिए, उसको यहां से p तक लाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन उस ऊर्जा को हम कंपनसेट करवा लेंगे। अभी देखो जुगाड़ कैसे। एक s कक्षक बनाया और p के 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षक कौन से होते हैं, px होता है, py होता है और pz होता है। s तो एक ही होता है, p के 3 होते हैं, px py pz। एक s में इलेक्ट्रॉन है,
3 पी में इलेक्ट्रॉन, एक s में है 3 पी में है, चारों के चारों एक एक बंद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। ये चारों को क्या कर दूंगा मैं, चारों को यहाँ पर मिश्रित करके 4 नए संकरित कक्षक बनाऊंगा। जैसे ही मैं इन चारों को मिश्रित करूंगा, एक मिक्सी ली, चलाया और इन चारों को मिश्रण में कन्वर्ट कर दिया और यहां से 4 कक्षक बने। अब वो 4 कक्षक नॉर्मल कक्षक नहीं होंगे, वो आपके कौन से होंगे, संकरित कक्षक होंगे, जिनका नाम होगा sp3, क्योंकि एक s और 3 p से मिलके बने हैं, इसलिए sp3 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 है। ये जो sp3 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 4 संकरित कक्षक आ रहे हैं, वो यहां पर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बना रहे हैं। और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, 1s इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास p तो होता ही नहीं, हाइड्रोजन के पास तो s में ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना है वो कौन सा बंध बना है, sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s बना। इस तरह से यहाँ पे संकरण हो पाता है। कक्षकों को आपस में मिलाया, जितने कक्षकों को आपस में मिलाया उतने नए संकरित कक्षक बनेंगे और उन संकरित कक्षकों का नाम, उन सारे को मिक्स करके जो नाम पड़ेगा वो sp3 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 पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस कार्बन का संकरण sp3 आता है और ये sp3 इस हाइड्रोजन के साथ जो बंध बना रहा है वो कैसे बना रहा है, sp3 1s यहाँ पर सिग्मा बंध बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा सिग्मा बंध है, तो वो sp3 1s सिग्मा बंध है। और कितने sp3 1s सिग्मा बंध है, तो 4 sp3 1s सिग्मा बंध है। इस तरह से sp3 आया आपका। अब यहीं पर देखो जुगाड़ देखना, यहीं पर मैं इस कार्बन के बीच में एक पाइबंध बना देता हूं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना दिया, पाइबंध बना दिया। बाकी के सारे सिग्मा है ना। अब सिग्मा पाई तो देखना आता ही है आपको। पाइबंध कैसे बनता है, पाइबंध बनता है जब दो समांतर पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो पाइबंध का निर्माण होता है। कौन से कक्षक, पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आपका क्या बनता है, पाइबंध बनता है। तो यहां पर भी वही बात रहेगी, कार्बन 6 रहेगा, 1s2 2s2 2p2, ये आपका ग्राउंड स्टेट की बात रहेगी। इसको जब मैं एक्साइट करूंगा तो 2s1 2p3 एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो s में पड़ा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन p में पड़े होंगे। ये s है, मान लो ये px है, py है, pz, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इनमें से एक p, कोई सा भी एक p पाई बंध बनाने में चले जाएगा। एक कार्बन की बात कर रहा हूं, इसी तरह से दूसरा कार्बन का भी यही हाल होगा। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो पाई बंध बना है वो दोनों p कक्षक समांतर होने चाहिए। अगर इसका px लूंगा तो उसका भी px होगा, अगर इसका py लूंगा तो उसका भी py होगा, और इसका pz लूंगा तो उसका भी pz होगा। तो यहां पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, पाई बंध के निर्माण में चला जाएगा। तो बचे कितने, बचे एक s और 2p। तो अब कितनों को मिश्रित कर सकता हूं, इन 3 को मिश्रित कर सकता हूं। 3 को मिश्रित करूंगा तो 3 नए कक्षक बनेंगे और उन 3 नए कक्षकों को sp2 संकरित कक्षक कहा जाएगा। उन नए 3 कक्षकों को sp2 संकरित कक्षक कहा जाएगा। इसलिए इस कार्बन का संकरण अब की बार क्या होगा, sp2 होगा, और इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया प्रूफ करके बताओ, संरचना बना के बताओ कैसे पाइबंध बनाओगे, तो पाइबंध बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां इस कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध बनेगा वो तो इस तरह से अतिव्यापन करके बनेगा, और जो पाइबंध बनेगा वो पाइबंध पी कक्षक के समांतर पी कक्षकों के अतिव्यापन से बनेगा। बाकी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बन ही रहे होंगे। हाइड्रोजन भी कैसे बनेंगे, यहां से ये sp2 संकरित कक्षक और इसके साथ ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, यहां से भी इस तरह से हाइड्रोजन का 1s कक्षक, और यहां पर एक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक। बात समझ में आई। तो ये आपका पी पाई बंध बना, क्या बना, यहाँ पे आपका पी पाई बंध बना है। तो एक पी तो समांतर पी कक्षक जो है वो तो पाइबंध बनाने में चल गया, बचे 3 s और 2p, उनको आपस में संकरित किया तो sp2 इसका संकरण आ गया, ये sp2 है, ये sp2 है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में अब जो बंध है, अगर आपसे पूछे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध है तो sp2 1s बंध है। अब की बार कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp2 1s बंध होगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहां पर जो कार्बन sp3 आया है, sp3 की जो ज्यामिति होती है, अगर sp3 की ज्यामिति के बारे में आपको बताया जाए
तो sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। उसको इंग्लिश में बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको चतुष्फलकीय और इंग्लिश में बोला जाता है टेट्राहेड्रल। यहां पर ये जो कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंद कोण होगा, चाहे इस कार्बन 2 हाइड्रोजन ये वाले ले लो, चाहे कार्बन 2 हाइड्रोजन ये वाले ले लो, चाहे ये 2 वाले ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, कोई से भी 2 हाइड्रोजन ले लो कार्बन के साथ, जो बंद कोण आएगा वो कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। और ऐसा क्यों आता है वो भी सुन लो। यहां पर एक्चुअल में जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें से 2 हाइड्रोजन कुछ ऐसी अवस्था में होते हैं। एक हाइड्रोजन होता है आपका वेज पर, एक हाइड्रोजन होता है आपका डैश पर। एक हाइड्रोजन वेज पर और एक हाइड्रोजन आपका डैश पे होता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, बना के बताता हूं। कुछ इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। ये मुट्ठी मेरी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है ना। ये चारों हाइड्रोजन है, ये चारों के चारों कैसे हैं? हाइड्रोजन है। देख लो आप, चारों के चारों कैसे हाइड्रोजन है? चारों एक जैसे ही हैं। अभी अलग अलग कलर की चॉकलेट रखी है मैंने, है ना। चारों के चारों कैसे हाइड्रोजन ही है। तो इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है? 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, सब 109 डिग्री 28 मिनट है। इस कार्बन का संकरण sp3 है। एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आता हुआ है, एक हाइड्रोजन मेरी तरफ आता हुआ है। जो आपकी तरफ आ रहा है वो वेज है, जो मेरी तरफ आ रहा है वो डैश है। जो आपसे दूर जा रहा है वो धुंधला धुंधला दिखेगा, जो आपके पास आएगा वो गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा, उसको वेज बोलेंगे और इसको डैश बोलेंगे। बाकी के 2 हाइड्रोजन एक ही तल में रहने वाले हैं। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये कार्बन एक तल में रहेंगे, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो सब बोर्ड के तल में है। ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के तल के बाहर है, ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के तल के अंदर है। इस तरह से इसको त्रिविमीय में दर्शा सकते हैं, 3D में, त्रिविमीय में दर्शा सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल है। जब इनको आपस में मैं कंबाइन करूंगा तो यहां पर जो ज्यामिति निकल के आएगी वो टेट्राहेड्रल निकल के आएगी, जिसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। कोण बता दिया आपको, ज्यामिति बता दी, sp3 कैसे आता है वो बता दिया, त्रिविमीय में कैसे दिखता है वो बता दिया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, इतने पार्ट को देखो आप। यहां पे बनाता हूं आपको, है ना। कार्बन द्विबंध कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, है ना। आप आराम से इसको इस तरह से नोट डाउन करना, है ना। ये पूरा उसके लिए कार्बन sp3 के लिए, पूरा कार्बन sp2 के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर ये क्या करता है, यहां पर इस कार्बन का संकरण sp2 है और sp2 के लिए जो ज्यामिति होती है वो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है? त्रिकोणीय समतलीय, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल बन रहा है और सारे के सारे परमाणु इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर एक ही तल के अंदर मौजूद है। यहां जो बंद कोण होगा इनके बीच में वो कितना होगा? 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री होता है। जब परमाणु, मतलब कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है, जैसे पंखा होता है ना अपना पंखा, पंखे का गोला जो होता है उसको कार्बन मान लो और जितनी पंखुड़ियां हैं उसको क्या मान लो? हाइड्रोजन मान लो। अब उन तीनों हाइड्रोजन वाली पंखुड़ियों को जब आपस में जोड़ोगे तो एक त्रिभुज बनेगा। सारे कोनों को जोड़ो, एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज में देखोगे तो वो कार्बन का गोला और वो जो हाइड्रोजन है सब एक तल में आएंगे। तो उस तल को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं। जब कार्बन sp2 संकरित होता है तो उसकी ज्यामिति कुछ ऐसी होती है। पी कक्षा को समांतर होने की वजह से एक पाइबंद बनता है, वो मैं बता दिया आपको कैसे sp2 आता है। अब बात करते हैं, पोज करके नोट कर लेना, है ना। देखो शॉर्टकट ध्यान रखना, जब तक सिग्मा आएंगे तब तक sp3 रहेगा। 1 पाई आते sp2 हो जाएगा, 2 पाई आते sp हो जाएगा, हमारा काम तो उससे चल जाएगा। लेकिन ज्यामिति पता होनी चाहिए, कोण पता होने चाहिए, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध हो, तो हमें पता है इसका कार्बन का संकरण sp होगा
लेकिन सर आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। कार्बन वही 6 होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्साइड करूंगा, उचका के ले जाऊंगा पी के अंदर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो सारी बातें आपको क्लियर है। एक s में इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 p में इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर कितने पाइबंद आ रहे हैं? 2 पाइबंद आ रहे हैं, और पाइबंद जो है वो पी कक्षकों के समांतर पी कक्षकों के अतिव्यापन की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर px है, py है, pz है, इनमें से 2 p तो कहाँ चले जाएंगे? पाइबंद बनाने में चले जाएंगे। तो बचा क्या? एक s और एक p। एक s और p जब अंतर मिश्रित होगा तो नए संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 2, और उन दोनों का नाम क्या होगा? sp sp। बाकी के जो 2 p बने हैं, वो 2 p जो है वो पाइबंद बनाने में काम में आएंगे। तो यहां पर इसका संकरण क्या आ गया? sp आ गया। सर संरचना बना के बताओ ना, ऐसे क्या मजे ले रहे हो? ये लो, जब मैं सिग्मा बंद तो ऐसे बना दूंगा। पाई कक्षक बनाने, पाइबंद बनाने, पाइबंद एक तो ऐसा बन जाएगा, है ना। मान लो ये पाइबंद मैंने पीवाई पीवाई के अतिव्यापन से बनाया। भाई अतिव्यापन समांतर पी कक्षकों में ही होगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा पाइबंद जो बना रहा हूं मैं, वो दूसरा पाइबंद, भाई तीनों के तीनों पी कक्षक कैसे हैं? एक px है, एक py है और एक pz है। तो यानी कि तीनों के तीनों पी कक्षक एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो 2 पी कक्षक, इसका पी कक्षक इसका पी कक्षक अगर समांतर पाइबंद बना लिया है, तो ये y वाला इस्तेमाल कर लिया, तो इसका क्या बचा? px या pz। वो क्या होगा? इस py के लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो मान लेते हैं ये pz है। तो अगर ये pz है तो ये वाला भी क्या होगा? pz होगा। इन दोनों के बीच में अतिव्यापन हो रहा होगा, इस तरह से पाइबंद होंगे। और बाकी हाइड्रोजन तो है ही सी। अरे 2-2 कहां बना दिए? एक हाइड्रोजन तो है ही सी। क्लियर? तो यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपसे कोई पूछ ले कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp1s बंध है। कौन सा बंध है? sp1s बंध है। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? sp सिग्मा बंध है। और कार्बन कार्बन के बीच में पाइबंद कौन सा है? तो p पाई है। यहाँ पर कितने तरह के बंध है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर एक तो कार्बन हाइड्रोजन वाला बंध है, एक कार्बन सिग्मा बंध कार्बन वाला बंध है, और एक कार्बन पाइबंद वाला है ना। ये कार्बन पाइबंद वाला है। तो अगर मैं सिग्मा बंध वाले की बात करूं तो वो तो होगा sp1s। कार्बन कार्बन सिग्मा बंध की बात करूं, यहाँ पे 3 तरह के बंध लिखता हूं मैं, ना। अगर मैं सिग्मा बंध की बात करूं तो सिग्मा बंध तो कौन सा होगा? sp पाई बंध की बात करूं तो एक पाइबंद होगा py और दूसरा पाइबंद होगा pz। 2 तरह के पाइबंद है। अब ये जो आपकी त्रिबंध आ रहा है, sp है, sp के लिए जो ज्यामिति होती है, अगर मैं ज्यामिति की बात करूं sp के लिए, तो ज्यामिति आपकी कैसी होती है? sp की रेखीय होती है। ज्यामिति आपकी कैसी होती है? रेखीय होती है। sp संकरित कक्षकों की ज्यामिति आपकी रेखीय होती है जब आपका sp संकरण आएगा। अगर रेखीय ज्यामिति होती है, रेखीय का मतलब लीनियर, लीनियर ज्यामिति, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सब कैसे हैं? एक ही रेखा में चल रहे हैं। तो यहां पर ये जो बंध कोण होगा, आप खुद बता सकते हो कि कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बंध आएगा, वो बंध कितना आएगा? वो बंध कोण आपका आएगा 180 डिग्री। भाई लीनियर है, ये पूरा का पूरा लीनियर है। इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन है, फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कितना बंध आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। कैसे आ रहा है? 2 पाई तो पी में चल, पी 2 पी कक्षक तो पाइबंद बनाने में चल गए, बाकी आपने 2 का अंतर मिश्रण करके sp बना लिया। ज्यामिति पता चल गई, रेखीय होगा, और संरचना कैसी होती है वो भी बता दी। कितने तरह के इसमें बंध है? इसमें 4 तरह के बंध है। एक तो सिग्मा बंध sp1s वाला, एक सिग्मा बंध sp वाला, और 2 पाइबंद py और pz वाले। क्लियर? सिग्मा बंध कितने तरह के हैं? 2 तरह के सिग्मा बंध है। तो इस तरह से आप sp sp2 sp3 निकाल सकते हो संकरण में। एक तरीका तो ये हो गया। एक तो जुगाड़ बताया आपको, सिग्मा बंद आ रहे हो तो सीधे sp3, पाइबंद एक आ गया तो sp2, 2 पाइबंद आ गए तो sp। और उन सबके बारे में गहराई से आपको नॉलेज यहाँ पे दे दी, कैसे sp sp2 sp3 बनता है। एक और जुगाड़ देखो आप, एक और आपके पास सूत्र है जिससे आप संकरण निकाल सकते हो। किसी भी यौगिक में आप संकरण निकाल सकते हो। और वो सूत्र क्या है? सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। अगर इसकी वैल्यू 4 आ जाए
सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, इसकी वैल्यू 4 आ जाए तो संकरण होगा आपका sp3। अब 4 कैसे कैसे आ सकती है, सिग्मा बंध चारों सिग्मा बंद हो जाए, लोन पेयर 0 हो जाए, 3 सिग्मा बंद हो जाए, 1 लोन पेयर हो जाए, 2 सिग्मा बंद हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, 1 सिग्मा बंद हो जाए, 3 लोन पेयर हो जाए। यही तो 4 आने की संभावना है। चारों के एग्जांपल देखो, CH4 चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों कैसे सिग्मा बंद है, कोई लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन का संकरण कितना होगा sp3। नाइट्रोजन 1 लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बंद है, 1 लोन पेयर है, नाइट्रोजन का संकरण भी कितना होगा sp3। ऑक्सीजन 2 तो सिग्मा बंद बना दो, 2 लोन पेयर बना दो, यहाँ 2 सिग्मा बंद है, 2 लोन पेयर है, तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, इसका भी संकरण कितना होगा sp3। HCl ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां पर 3 लोन पेयर है, 1 सिग्मा बंद है, 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा बंद, यानी कि Cl का संकरण कितना है sp3। तो अगर सिग्मा बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या 4 आती है तो sp3 होगा। अगर इसकी संख्या 3 आती है तो sp2 होगा। अगर इसकी संख्या 1 आती है, सॉरी 2 आती है तो sp होगा। अब 3 भी कैसे हो सकता है, 3 सिग्मा बंद हो जाए, 1 0 लोन पेयर हो जाए, 2 सिग्मा बंद, ऐसे करके कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखो है ना, 3 की केस कितने बन सकते हैं, 3 सिग्मा बंद, 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा बंद, 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा बंद, 2 लोन पेयर, है ना। तो यहां पर मैंने क्या ले रखा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बंद है, कोई लोन पेयर नहीं है। इस कार्बन का संकरण हमें पहले से ही पता था कि sp2 होगा, इस कार्बन का भी संकरण हमें पहले से पता था sp2 होगा, और यहां पर आपको पता भी है कि 3 सिग्मा बंद है तो sp2 होगा। इसी तरह से अगर सिग्मा बंद की संख्या और लोन पेयर की संख्या ये 2 के बराबर आए तो sp होगा। तो यहां पर देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, इस कार्बन में कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका संकरण कितना आएगा sp। तीसरी कैटेगरी अगर 4 हो तो sp3, 3 हो तो sp2, 2 हो तो sp। 4 की कैटेगरी मैंने सारी की सारी आपको बता दी, इसी तरह से 3 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 4 की कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए उसके सारे एग्जाम्पल बताया, सारे उदाहरण। तो इस तरह से भी आप संकरण निकाल सकते हो। लेकिन कार्बनिक रसायन में जनरली कार्बन का ही संकरण पूछा जाता है, तो वो सिग्मा बंद पाई बंद से ही हम लोग बता सकते हैं कि अगर केवल सिग्मा बंद होंगे तो sp3 1 पाई बंद आ जाएगा, तो sp2 2 पाई बंद होंगे तो sp। क्यों हम इतना जुगाड़ में पड़े, समझ रहे हो, पागल थोड़ी ना है? पोज करके नोट करो चलो है? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, समझे। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल। आपको बताना है इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, है ना, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। खुद से करना है ना, खुद से ट्राई करना है। फटाफट 4 एग्जाम्पल ट्राई करें पोज करके। तो यहां पर देखो आप, इस कार्बन से कितने पाइबन जुड़े, 1 पाइबन जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन का संकरण कितना होगा sp2। इस कार्बन से भी 1 पाइबन जुड़ा है, इसका मतलब इसका संकरण भी कितना होगा sp2। इस कार्बन से भी 1 पाइबन जुड़ा है, इसका मतलब इसका संकरण भी sp2। इस कार्बन से भी 1 पाइबन जुड़ा है, इसका मतलब इसका भी संकरण sp2, है ना। अब भाई अंधा बच्चा भी चीख चीख के बोल सकता है, बस पाइबंदी तो काउंट करने हैं। इस कार्बन में कितने पाइबंद आ रहे हैं, 2 पाइबंद आ रहे हैं, इसका संकरण कितना होगा sp। इस कार्बन में 2 पाइबंद आ रहे हैं, इसका भी संकरण कितना होगा sp। इस कार्बन में 1 पाइबंद आ रहा है, इसका संकरण sp2। इस कार्बन में 1 पाइबंद आ रहा है, इसका संकरण sp2। चाहो तो आप पाइबंद से देख लो, चाहो तो सिग्मा बंद और लोन पेयर की गणना करके देख लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, है ना। अब वैसे तो नहीं देखोगे ना कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है, फिर उसमें निकालने बैठोगे, उसको संकरित करोगे, वैसे नहीं करना अपने को, है ना। इस कार्बन में कितने पाइबंद है, 1 पाइबंद है, इसका संकरण sp2। इस कार्बन में कितने पाइबंद है, 1 पाइबंद है, इसका संकरण sp2। इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में कोई पाइबंद नहीं, सारे के सारे सिग्मा बंद है, इसका मतलब इसका संकरण sp3 होगा।
इस कार्बन में 2 पाई बंद है, इसका संकरण कितना होगा sp। कार्बन का निकालना हमें से। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में सारे के सारे सिग्मा बंद, एक बंद तो बना हुआ ही है, 3 बंद किससे सेटिस्फाई होंगे, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन का संकरण कितना होगा sp3। इस कार्बन में 1 पाई बंद है, इसका संकरण कितना होगा sp2। इस कार्बन में 1 पाई बंद है, इसका संकरण कितना होगा sp2। इस कार्बन में 1 पाई बंद है, इसका संकरण कितना होगा sp2। सिंपल है कि नहीं? 2-4 एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि sp3 की ज्यामिति क्या होगी तो क्या बोलोगे, चतुष्फल की। sp2 की ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय। sp की ज्यामिति क्या होगी, आपकी रेखीय। sp3 का बंद कोण क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 का है ना, sp2 का क्या होगा 120 डिग्री, और sp का क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। और आपसे पूछे कि sp2 में एक पी कहां गया, sp3 क्यों नहीं बोल सकते, तो एक पी आप क्या बोलोगे कि पाइबंद बनाने में चला गया। sp में पूछेगा कि 2 पी कहां गए, कि 2 पी 2 पाइबंद बनाने में चले गए, ठीक है। तो बचे हुए एटम का हमने संकरण कर दिया और उससे सिग्मा बंद बना लिए। बात समझ में आती? तो संकरण से सिग्मा बंद बनते हैं पाई बंद पी कक्षकों या डी कक्षकों के समांतर होने की वजह से बनते हैं। और एग्जांपल ट्राई करेंगे। फटाफट से पोज करके। यहां पर आप देखोगे इस कार्बन में कितने पाई बंद है, 1 पाई बंद है। इसका मतलब इसका संकरण कितना आएगा sp2। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के कितने पाई बंद है, इस तरफ भी पाई बंद है और इस तरफ भी पाई बंद है। भाई जरूरी तो ना एक ही साथ दोनों पाई बंद आए, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। उसके इस तरफ भी एक पाइबंद है, उसके इस तरफ भी एक पाइबंद है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी पाइबंद बना रखा है, इस कार्बन के साथ भी पाइबंद बना रखा है, यानी कि इसके 2 पी कक्षक इस्तेमाल हुए होंगे, और हुए होंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 पी कक्षक, इसलिए इसका संकरण sp हो जाएगा। इस कार्बन का केवल 1 पाइबंद है, इसका मतलब इसका संकरण कितना होगा sp2। यहां पर आप देखोगे तो इस कार्बन से कोई पाइबंद मुझे नजर नहीं आ रहा, तो सर सिग्मा बंद भी तो 2 ही नजर आ रहे हैं। तो भैया जो छुपा हुआ है वो क्या है, आपके हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर 2 क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, वो सिग्मा बंद से जुड़े होंगे। यानी कि इस कार्बन में सारे के सारे बंद कैसे हैं, सिग्मा बंद है। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। इस कार्बन में 1 पाइबंद आ रहा है, इसका संकरण कितना होगा, sp2 होगा। इस कार्बन में भी 1 पाइबंद आ रहा है, इसका संकरण भी कितना होगा, sp2 होगा। क्लियर है? यहां पर देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितने पाइबंद जुड़े हैं, 1 पाइबंद जुड़ा है, इसका संकरण sp2। इस कार्बन से 1 पाइबंद जुड़ा है, इसका संकरण sp2। इस कार्बन से भी 1 पाइबंद जुड़ा है, इसका संकरण भी sp2। इस कार्बन से कोई पाइबंद नहीं जुड़ा, इसका संकरण sp3। ये आपका संकरण था। मेरे हिसाब से sp sp2 sp3 समझ में आ गया होगा। सिंपल है ना, सिंपल है। तो अपन ने सिग्मा बंद पाइबंद सीख लिया, लघु आबंध सूत्र वगैरह सीख लिया, हमने संकरण निकालना सीख लिया। अब बारी है कि कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, अल्कोहल, इनकी कोटि कैसे निकालते हैं, क्या होता है कोटि। तो यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। फटाफट आप इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे कार्बन की कोटि। कार्बन की कोटि मतलब डिग्री ऑफ कार्बन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन की कोटि को कैसे समझेंगे, कार्बन कितने कार्बन से, कार्बन का परमाणु कोई भी एक विशेष कार्बन का परमाणु कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन की कोटि हो जाएगी। अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे प्राथमिक, 2 से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक, 3 से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे तृतीयक, 4 से जुड़ा होगा तो चतुर्थक, 5 से जुड़ा होगा तो 5 से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। अगर कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री या फिर तृतीयक, 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री या चतुर्थक। एक एग्जांपल लेंगे, उसको चित्र कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। यहां पर आप देखो, हमें निकालनी है कार्बन की कोटि, हमें देखना है कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। यहां पे ध्यान दो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, इसका मतलब इस कार्बन की कोटि क्या होगी, 1 डिग्री।
इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसकी भी कोटि क्या होगी 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसकी भी 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसकी भी 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसकी भी 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा है, इधर से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है, यानी कि ये कार्बन 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 4 डिग्री। यानी कि इस यौगिक के अंदर सभी प्रकार की कोटि के कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन भी बोलते हैं। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन भी बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, तृतीयक कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, चतुर्थक कार्बन। तो कार्बन की कोटि कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है वो कार्बन की कोटि होगी, सिंपल सा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूं, पहले तो ये एग्जांपल आप लोग छाप लो, है ना। इस एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। अगर इंग्लिश में बताऊं आपको तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन, इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है। सेकेंडरी कार्बन इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन, इसको बोलेंगे क्वाटनरी कार्बन। क्वाटनरी कार्बन, ठीक है। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। पोस्ट करके नोट करेंगे। तो यहां पर हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है, कार्बन कितने कार्बनों से सीधे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल देसी भाषा में है ना, जो अपने को समझ में आए, वो कार्बन की कोटि होगी, वह कार्बन की कोटि कहलाती है, यानी कि कार्बन की डिग्री कहलाती है, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करो। हाँ भाई, अब मैंने यहाँ पे पाइबंद लगा दिया। अगर मैं आपसे यहाँ पे संकरण पूछूं तो इसका संकरण की बात कर रहे हैं, तो फटाफट इसमें एक पाइबंद आ रहा है sp2, इसमें एक पाइबंद आ रहा है sp2, इसमें कोई पाइबंद नहीं आ रहा, इसका sp3 संकरण होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे कार्बन की कोटि पूछूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, भाई परिभाषा क्या है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1 डिग्री। यहां पे कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 डिग्री। यानी कि कार्बन का संकरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन sp3 वाला भी हो सकता है, 1 डिग्री कार्बन sp2 वाला भी हो सकता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि कोटि का संकरण से कोई संबंध नहीं है। नहीं आ रही बात समझ, कोटि का संकरण से कोई संबंध नहीं है। sp2 वाला भी 1 डिग्री हो सकता है, sp वाला भी 1 डिग्री हो सकता है, sp3 वाला भी 1 डिग्री हो सकता है। क्लियर है। एक एग्जांपल और कर लो यार। ये एग्जांपल में बता दो 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। यहां पर चलो, यहां पर वो और लगा देता हूं, ये लो। अब देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, ये 1 डिग्री का होगा। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री का होगा। इस कार्बन को देखो, ये एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी कि ये कार्बन 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री का होगा। ये कार्बन 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, ये भी 3 डिग्री का होगा। ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री का होगा। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 4 डिग्री का होगा। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री का होगा। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री का होगा। ठीक है, सारे हो गए।
सभी प्रकार के इसमें भी डिग्री पाई जा रही है ना, सभी प्रकार के 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री भी, सभी प्रकार की कोटि के यहाँ पे कार्बन मौजूद है। ध्यान रहे कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एक उदाहरण और देखो, अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे कार्बन की क्या क्या कोटि है, तो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन को देखना है सिर्फ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन है भाई साहब, तो एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये भी 1 डिग्री होगा। भैया संयोजकता से लेना देना नहीं है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उससे लेना देना है। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री, ये कार्बन एक से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कार्बन की कोटि देखते हैं, प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, हाइड्रोजन की कोटि। जैसे हम लोगों ने कार्बन की कोटि देखी, वैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की कोटि भी पढ़ेंगे। अब देखो कार्बन की कोटि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन की कोटि हमारे लिए है ना। जितनी भी कोटि पढ़ेंगे सभी जगह पर कार्बन की कोटि काम में आने वाली है। वो क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको हाइड्रोजन की कोटि, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर लेना आप, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब बात को ध्यान से सुनो, कौन सी कोटि के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कौन सी डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, वो हाइड्रोजन की डिग्री होगी। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि चतुर्थक कार्बन जो होता है वो ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो चतुर्थक हाइड्रोजन असंभव है। चतुर्थक कार्बन 0 नहीं होंगे, क्या होंगे, असंभव होंगे। अरे दुनिया में असंभव चीजें भी संभव है, बताओ क्या असंभव है, चतुर्थक हाइड्रोजन असंभव है। वही एग्जांपल हम लोग वापस से ले लेते हैं। ठीक है, बताओ कार्बन हाइड्रोजन की कोटि निकालने के लिए हमें इज्जत किसको देनी पड़ेगी, कार्बन को। पहले कार्बन की कोटि निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम हाइड्रोजन की कोटि निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? अगर आपको हाइड्रोजन की कोटि निकालनी है तो पहले कार्बन की कोटि निकालोगे, फिर ही हाइड्रोजन की कोटि निकालोगे। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, कार्बन की कोटि। तो सबसे पहले कार्बन की कोटि में ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, और ये 4 डिग्री। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि प्राथमिक हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 15 आप बोलोगे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि सर जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए होते हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या में आपसे पूछूं कि यहाँ पे द्वितीयक हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे द्वितीयक हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि वो 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए वो 2 होंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो 3 डिग्री कार्बन एक है, उससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, असंभव, इम्पॉसिबल। 0 नहीं बोलोगे, असंभव बोलोगे, हो ही नहीं सकता। समझ गए बात को, है ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्राथमिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं, वही सारी बात है ना। द्वितीयक हाइड्रोजन, है ना, फिर तृतीयक हाइड्रोजन, और ये चतुर्थक हाइड्रोजन। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में वही प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। कार्बन की कोटि निकालो, हाइड्रोजन की ऑटोमेटिक निकल जाएगी, जिस डिग्री के कार्बन से लगा होगा वही हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन की कोटि को डिसाइड किया है, उसी तरह से हम लोग अल्कोहल की कोटि को भी डिसाइड कर सकते हैं, अल्कोहल की कोटि भी निकाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा वो अल्कोहल की कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे अल्कोहल की कोटि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अल्कोहल।
अब अल्कोहल को पहले तो आप पहचानो अल्कोहल होता क्या है। जब भी आपके R के साथ, R मैंने आपको बताया था एल्किल समूह है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसके साथ अगर OH समूह आ जाए, आपका ये OH समूह आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। इस OH को हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं। तो OH समूह आ जाए उसको अल्कोहल बोला जाता है। कौन सी डिग्री के कार्बन से OH समूह जुड़ा है वही आपकी डिग्री अल्कोहल की हो जाएगी। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल, और अगर 4 डिग्री से जुड़ा है तो 4 डिग्री अल्कोहल। यही बात है। यहां पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, तो बताओ आप अल्कोहल की डिग्री कैसे निकालोगे। पहले आप कार्बन की डिग्री निकालोगे, उससे डिसाइड करोगे कि अल्कोहल की डिग्री क्या है। तो यहां पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा उस कार्बन की डिग्री हमारे लिए निकालना जरूरी है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री का होगा, और 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है इसलिए ये हमारे लिए 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर हम इसको प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं। प्राथमिक अल्कोहल बोल लो या प्राइमरी अल्कोहल इंग्लिश में बोल लो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। यहीं पे अगर मान लो कि मैं इसको इस तरह से लिख देता, अब मुझसे पूछा जाता है कि अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, तो मेरे को क्या देखना भाई, OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की डिग्री अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे OH की डिग्री पता चल जाएगी। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री का होगा, यानी कि इसको द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। या फिर इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर मान लो यहां पर मैंने इस तरह से जोड़ दिया होता है इसको, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा कार्बन है, ये वाला। मेरी नजर कौन से कार्बन पे जाएगी, इस वाले पे जिससे OH समूह जुड़ा है, क्योंकि मुझसे किसकी डिग्री पूछ रहा है भाई, मुझसे पूछ रहा है अल्कोहल की डिग्री बताओ। तो अल्कोहल की डिग्री उसी से तो बताऊंगा जिस कार्बन से अल्कोहल समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन अटैच है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन होगा। और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं, या फिर इसको अंग्रेजी में टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। बताओ क्या 4 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, क्या चतुर्थक अल्कोहल हो सकता है, नहीं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और कार्बन अगर 4 डिग्री का हो गया तो उससे सारे कार्बन जुड़ जाएंगे, तो OH कैसे जुड़ेगा। तो एक और चीज दुनिया में असंभव है, वो क्या है, 4 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, असंभव होगा भैया। क्या बोलोगे साहब, असंभव होगा। ये आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ये आपका क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सी डिग्री के कार्बन से OH समूह जुड़ा है वो आपकी डिग्री हो जाएगी अल्कोहल की। 4 डिग्री का अल्कोहल कैसा होता है, असंभव होता है। आओ कुछ एग्जांपल और दे रहा हूं, वो आपको ट्राई करने हैं, वो मैंने करवाए थे, पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो उसको। ये एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करें फटाक से, है ना, समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने आपको बोला है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समय जितना कम बर्बाद करोगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, और उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतने ही सब्जेक्ट में क्लियरिटी आएगी। क्लियर है। तो पोज करके आपने इसको ट्राई किया होगा। यहां पर हमारी नजर इस OH की डिग्री निकालने पर है, तो नजर कहां पे होनी चाहिए, इस वाले कार्बन पे नजर होनी चाहिए जिससे OH ग्रुप जुड़ा है। उस कार्बन को देखो, उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यानी कि यहाँ पर ये 2 डिग्री होगा, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल होगा। तो ये हमारे लिए कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये तृतीयक अल्कोहल होगा। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमारे लिए कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर तृतीयक अल्कोहल बोलेंगे इसको। यहां पर ये देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये कैसा होगा हमारे लिए 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल होगा। कौन सी डिग्री के कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अल्कोहल कौन सी डिग्री का है। क्लियर है। हाइड्रोजन की डिग्री और अल्कोहल की डिग्री बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन को आप OH से रिप्लेस कर दो, OH से बदल दो, तो आपका पता चलेगा कि OH की क्या कोटि होने वाली है। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड की कोटि भी निकाल सकते हैं।
हैलोजन की कोटि भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन की कोटि निकाली, जिस तरह से हमने अल्कोहल की कोटि निकाली है, उसी तरह से हम लोग हैलोजन की कोटि भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैलोजन की कोटि। यानी कि डिग्री ऑफ हैलोजन या हैलाइड। अब हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं और इनको सामान्यतः एक्स से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एक्स से दर्शाया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वापस से वही बात, कौन सी डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पे निर्भर करेगा कि उस हैलोजन की डिग्री क्या है। अगर वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राथमिक हैलोजन होगा, अगर द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक हैलाइड होगा, तृतीयक कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक हैलाइड होगा, और अगर चतुर्थक से जुड़ा है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थक वाला हो ही नहीं सकता। क्लियर है। तो यहां पर वही वाली बात हो गई कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर अगर हम लोगों ने 1 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन को जोड़ा है तो वो प्राथमिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए प्राथमिक हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड, या फिर हम लोग इसको प्राइमरी हैलाइड भी बोलते हैं। क्लियर है। अगर हमने इसको द्वितीयक कार्बन से जोड़ दिया, है ना, यहां पर ये क्या है, द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री का है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक हैलाइड हो जाएगा। कौन सी डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसी पे निर्भर करेगी आपकी हैलोजन की कोटि। अगर आपने इसको 3 डिग्री कार्बन से जोड़ दिया तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, तृतीयक हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। यदि आपने इसको 4 डिग्री हैलाइड बनाने की कोशिश करी तो फिर आप लोग असंभव लिखना पसंद करो, है ना, क्योंकि 4 डिग्री हैलाइड हो नहीं सकता। 4 डिग्री का कार्बन सारे कार्बनों से जुड़ा होगा तो हैलोजन को कहां जगह मिलेगी। क्लियर। तो 4 डिग्री हैलाइड कैसा होगा आपका, असंभव होगा, है ना। यहां तक नोट करो पहले, फिर अमीन की डिग्री बताता हूं आपको। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा आपने, हैलोजन की कोटि, कौन सी कोटि से, कौन सी कार्बन की कोटि से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो हैलोजन की कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अमीन की कोटि, है ना। सिंपल सिंपल है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, अमीन की कोटि, यानी कि डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है। अब यहां पर देखो कार्बन को इज्जत नहीं मिलेगी। अभी तक जितने भी कोटि पढ़ी थी अपन ने, उनमें सब में हमने कार्बन को इज्जत दी। चाहे कार्बन की कोटि निकाल रहे थे, चाहे हाइड्रोजन की निकाल रहे थे, चाहे हेलोजन की निकाल रहे थे, चाहे अल्कोहल की निकाल रहे थे, सभी केसेस में हमने कार्बन को इज्जत दी है। लेकिन यहाँ इज्जत मिलेगी नाइट्रोजन को। पहले तो अमीन क्या होता है, जब कार्बन से NH2 समूह नाइट्रोजन जुड़ा होता है ना, उसको अमीन बोलते हैं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उस बात पर निर्भर करेगा कि अमीन कौन सी डिग्री का होगा। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 4 जुड़ गए तो उस केस में लवण बनता है और उसको चतुर्थक अमोनियम लवण कहते हैं, उसको अमीन नहीं कहते। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सी कोटि का अमीन है, कौन सी डिग्री का अमीन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये आपका कौन सा है, 1 डिग्री अमीन है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सी डिग्री का अमीन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी आपका कैसा है, 1 डिग्री अमीन। भाई ऐसे मत सोचो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन आपको 2 डिग्री का नजर आएगा। हमें कार्बन की डिग्री देखनी ही नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो देखना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी आपका 1 डिग्री अमीन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये कौन सी डिग्री का होगा, ये कौन सी डिग्री का होगा, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, तो ये होगा आपका 2 डिग्री अमीन। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी कोटि क्या होगी, तो यहां पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3,
तो नाइट्रोजन से सीधे 3 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमीन। यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर नाइट्रोजन से मैंने 4 कार्बन जोड़ दिया इस तरह से, है ना, 1 डिग्री को देखो, 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, ये द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, वो सब तो वही चलेगा, देखो, है ना, बार बार लिखने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राथमिक भी बोलते हैं, वो सारी बात वही की वही है। यहाँ पे नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हैं, क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव है, और ऐसे केस में इसको बोला जाता है चतुर्थक अमोनियम लवण, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोला जाता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से भी अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यह देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री 4 डिग्री होती है, लेकिन वो अमीन नहीं होता, वो अमोनियम का लवण होता है। कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ, है ना। सारा खेल देखो प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा कंसेप्ट में क्लियरिटी, है ना। आपको बताना कौन सी डिग्री का अमीन है। ना, आपको बताना कौन सी डिग्री के अमीन है। ठीक है, एक से ज्यादा अमीन भी हो सकते हैं एक ही होगी क्या। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा अमीन होगा, ये 2 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, यानी कि द्वितीयक अमीन होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये वाला तो हमारे लिए प्राथमिक अमीन होगा, यानी कि 1 डिग्री अमीन होगा। ये वाला नाइट्रोजन 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, हालांकि यहाँ पे पाइबंद आ रहा है, लेकिन आपको बता दिया है कि नाइट्रोजन मतलब संकरण से कोई लेना देना नहीं है कोटि का, बताया था ना भाई, कोटि का संकरण से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, तो ये कैसा होगा, हमारा 2 डिग्री अमीन होगा, द्वितीयक अमीन होगा। यहां पर आप देखोगे तो नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है, हालांकि ये कार्बन 3 डिग्री का है, लेकिन हमें उससे लेना देना ही नहीं है। हमें तो क्या लेना देना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो अमीन होगा ये आपका प्राथमिक अमीन होगा। यहां पर आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये वाला नाइट्रोजन जो होगा ये 3 डिग्री अमीन होगा। भाई नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उस पर निर्भर करता है। तो अपन ने कार्बन की कोटि देख ली, हाइड्रोजन की देख ली, हेलोजन की देख ली, अल्कोहल की देख ली। हाइड्रोजन, हेलोजन, अल्कोहल की कोटि बिल्कुल समान होती है, नाइट्रोजन की बिल्कुल भिन्न चलती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो आपकी नाइट्रोजन की कोटि होगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आरजी वाली बात बताई थी, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वाली बात, उसमें तो जो जी समूह था वो क्रियात्मक समूह था, और वो क्रियात्मक समूह जो था वो रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार था। ठीक है, वो जो जी समूह था वो रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार था। अब उस जी समूह को पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जैसे आपको बताया था कि RH ये तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अगर इसमें से मैं एक H को निकाल दूं और एक G को जोड़ दूं तो यहां पे आपका बनता था RG। उस RG वाले पार्ट में जो G होता था वो आपका क्या होता था, क्रियात्मक समूह होता था। और क्रियात्मक समूह किसके लिए जिम्मेवार होता था, रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता था। आर वाला पार्ट जो होता था वो आपका अल्काइल समूह होता था, और वो किसके लिए जिम्मेवार होता था, भौतिकी गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता था। अगर मैं आपको क्रियात्मक समूह की परिभाषा बताऊं
तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या होगी? वह समूह जहां पर अधिकतम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, और जो यौगिक की रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता है उसे क्रियात्मक समूह कहता है। बस इतनी सी परिभाषा है इसकी। वह परमाणु या समूह जहां अधिकतम अभिक्रियाएं होती हैं या जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। यह परिभाषा हो गई आपकी फंक्शन ग्रुप की। अब बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है अपने पास, उनको लिख लेते हैं। जितने जितने याद कर पाओ उतने याद कर लो, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद होते हैं, है ना। उसकी अपन इतनी सारी IUPAC पढ़ेंगे कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्रियात्मक समूह की बात करें, है ना, पहचानना सीखना पड़ेगा कि, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाता है, अभी तक जितने मैंने आपको पढ़ाया उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। संकरण से क्वेश्चन आ सकता है ना, sp2 sp3 वाली बात से। आपका सिग्मा 1 पाई 1 से क्वेश्चन आ सकता है। आपका 1 डिग्री 2 डिग्री वाली बात से क्वेश्चन आ सकता है, और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने भिन्न क्रियात्मक समूह यौगिक के अंदर मौजूद है। तो पहले क्रियात्मक समूह तो समझे कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कहीं पाइबंद मिल जाए तो इसको बोलते हैं एल्कीन, है ना। हिंदी में कुछ भी नहीं है, बस इसको हिंदी में जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं ना वैसे लिखना है बस। ये एल्कीन, है ना, ये हिंदी होगी। तो अपन इंग्लिश में लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। दूसरा हमारा क्या है? एल्काइन। तीसरा है हमारा RX। यहां पर हेलोजन जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ऐसे केस में इसको बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। अगर ये R ग्रुप से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, है ना। और देखो, और एग्जांपल देखो, ROH, इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। जहां जहां भी ऑक्सीजन को मैं सल्फर से रिप्लेस करूंगा, जहां जहां भी ऑक्सीजन को मैं सल्फर से बदल दूंगा, सल्फर से परिवर्तित कर दूंगा, वहां पे थायो शब्द जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल। वहां थायो शब्द जुड़ जाता है तो थायो अल्कोहल हो जाएगा, है ना। और देखो, और क्या हो सकता है? RCHO। अब देखो, R के साथ बगल में मैं हाइड्रोजन भी लिख रहा हूं, मतलब इस क्रियात्मक समूह में यहां कार्बन भी आ सकता है और हाइड्रोजन भी आ सकता है, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इस तरफ आपका कार्बन नहीं आना चाहिए। एक तरफ हाइड्रोजन ही आएगा, इस तरफ हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है। जहां जहां पे मैं ऑब्लिक करके लिखूंगा वहां दोनों के आने की संभावना है, जहां नहीं लिखूंगा वहां संभावना नहीं है। इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जैसे मुंह से बोल रहा हूं ना वैसे हिंदी है, कोई अलग नहीं है ना। अगर इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एल्डिहाइड। अरे ये सब बच्चों वाली चीज है ना, बच्चों वाली चीज, एल्डिहाइड, है ना। और देखो, और क्या हो सकता है, इधर आओ। RCOR। अब देखो, मैंने यहां पर HH नहीं लिखा, यानी कि दोनों तरफ कार्बन आने जरूरी है, तो इसको बोलेंगे कीटोन। इसको क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। और देखो, H/R COOH, इधर हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, इधर हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है। ये COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और देखो, HRCOOR, अब इधर कार्बन ही आना चाहिए, इधर हाइड्रोजन और कार्बन में से कुछ भी आ सकता है, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? सिंपल है। HRCOOCOR/H, है ना। इधर हाइड्रोजन कार्बन में से कुछ भी आ सकता है, इधर हाइड्रोजन कार्बन में से कुछ भी आ सकता है। इस पूरे क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं?
एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, है ना। नेक्स्ट यहां पर HrCO, यहां पे हेलोजन, इधर हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, इधर हेलोजन। इस COX को क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, या फिर इसको एसाइल हैलाइड भी बोल दिया जाता है ना। हिंदी बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं ना वैसे ही है। एसिड मतलब अम्ल, हैलाइड, एसिड हैलाइड, असाइल हैलाइड, है ना। एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं, असाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। और देखो पोज करके नोट करते रहना, है ना, नोट ही करना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। धीरे 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 हम लोग इसका इतना इस्तेमाल करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार लिखना जरूरी है ताकि याद करना तो चालू करो, ठीक है। इसके अलावा देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड। RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। क्लियर। और देखो RSO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड। क्लियर। RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इस NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। RN डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। RONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। ठीक है। और देखो, और यहां पे देखेंगे हम लोग, अगर मान लो मैंने लिखा RNH2, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। अगर मैंने यहां पे लिखा RNHR, दोनों तरफ नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो उस केस में क्या होगा, 2 डिग्री अमीन। अगर मैंने नाइट्रोजन से तीनों R जोड़ दिए तो क्या होगा, 3 डिग्री अमीन। और आपको जानकर बेहतरीन खुशी होगी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन जो होते हैं, इनको भिन्न क्रियात्मक समूह माना गया है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि तीनों के जब मैं केमिकल टेस्ट करता हूं, परीक्षण करता हूं, तो तीनों अलग अलग परीक्षण देते हैं, इनको भिन्न क्रियात्मक समूह माना गया है, भिन्न क्रियात्मक समूह माना गया है। ठीक है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, इन तीनों को क्या माना गया बेटा, भिन्न क्रियात्मक समूह माना गया है। इसी तरह से RCONH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। अगर मैं यहीं पर RCONHR लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइड। ठीक है। और अगर मैं यहां पर RCONRR, यानी कि यहां 2 हाइड्रोजन थे, फिर मैंने हाइड्रोजन को हटा के एक R लगा दिया, फिर 2 R लगा दिए, तो क्या लिखूंगा यहां पे, 3 डिग्री अमाइड। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही, पोस्ट करके नोट करेंगे, है ना, नोट करने वाली बातें हैं सारी। और देखो, अगर मान लो मैंने बेंजीन पर OH लगा दिया, है ना, तो अब इसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। और यहां पर एक नोट करके बात भी लिख लेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं, अल्कोहल एवं फिनॉल भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है और फिनॉल जो है वो अलग अलग परीक्षण देते हैं, है ना। अल्कोहल अलग परीक्षण देगा, फिनॉल अलग परीक्षण देगा। तो अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो भिन्न क्रियात्मक समूह माने गए। एक और नोट करके यहीं पे बात लिख लेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री
अभी अपन ने अमीन की बात करी थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को भिन्न क्रियात्मक समूह माना गया है क्योंकि वो अलग अलग परीक्षण देते हैं। लेकिन यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल समान क्रियात्मक समूह होते हैं, इनको भिन्न नहीं माना। ठीक है, तो इतने तो याद करो पहले, फिर धीरे धीरे और लिख लेंगे, है ना। अभी भी बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे ऑक्साइम हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने याद होने जरूरी है, ये हमारे लिए काम क्या है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड 12th क्लास में चलेंगे अपन, 12th क्लास में चलेंगे तो हेलो एल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड चैप्टर है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईथर भूल गया मैं, ईथर, ईथर लिख देता हूं बस। अगर अल्कोहल में अल्कोहल की बात करोगे तो OH आता था, ईथर के अंदर ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप आएगा, इसको बोलते हैं ईथर। अगर मैंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया तो मैंने आपको बताया था जहां जहां पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगेगा वहां थायो शब्द जुड़ जाता है, तो ये थायो ईथर हो जाएगा, ये ईथर है, थायो ईथर है। अगर इस R की जगह में H लगाता तो वो अल्कोहल होता, दोनों तरफ R लगाया इसलिए क्या हुआ, ईथर हुआ। क्लियर? तो देखो अल्कोहल एक चैप्टर है, फिनॉल चैप्टर है, ईथर चैप्टर है, उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर है, अमीन एक चैप्टर है, ठीक है ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब उसमें आएंगे, नाइट्रो वाइट्रो सब उसमें आएंगे। तो ये सब तो आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सब याद हो जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार लिखना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि किसमें हाइड्रोजन रखना है, किसमें नाइट्रोजन रखना है, किसमें कौन से, मतलब दिमाग में ये तो रहना चाहिए ना कि इस नाम का शक्ल ऐसी होती है। इतना सा बस आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इतना सा आप लोग पढ़ के आ जाएंगे, है ना। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने संकरण सीखा और कार्बन, हेलोजन, अल्कोहल, इन सब की गोटी सीखी और कुछ क्रियात्मक समूह सीखे। कुछ तो नहीं है, मतलब काफी सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी में जो संरचनाएं दी हुई हैं उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना चालू करो आज। कार्बन भी निकालो, हाइड्रोजन भी निकालो, अल्कोहल भी निकालो, सारे, है ना, मतलब डायग्राम बनाओ। और उसके अलावा संकरण, संकरण की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनसीईआरटी के डायग्राम उठाओ, स्ट्रक्चर उठाओ, कार्बन के संकरण निकालना चालू करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।